हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। तो आप कैलकुलस को फिजिक्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आप बुक खोल के देखोगे तो शायद ये टॉपिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ एप्लीकेशन जानना है, हमको वहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस बुक में आपको सिखाया नहीं जाता है, और क्योंकि आपको एप्लीकेशंस बुक में सिखाया नहीं जाता है तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे हम कैलकुलस को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्यों हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यों किसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आप कभी भी नहीं समझ पाते हो। तो आज हम वही समझेंगे कि कैलकुलस क्यों हम यूज करते हैं। इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, दो अलग अलग कैलकुलस आपके पास है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, जिसको आप डेरिवेटिव्स कहते हो, उसका मीनिंग क्या होता है, और इंटीग्रल्स का मीनिंग क्या होता है, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कहां पे आप किसी भी टर्म को इंटीग्रेट करते हो और क्यों आप किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कैलकुलस की बात करते हैं तो हम कैलकुलस में दो चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं इंटीग्रल्स। हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे पहले डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं और हम इनको पढ़ते क्यों हैं। तो बेसिकली यूज क्या होता है डेरिवेटिव का, वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। तो देखिए होता क्या है, हम एक एग्जांपल की हेल्प ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं कि 0 सेकंड पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 5 10 फिर 15 20। डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, ये 25 हो गया। और यहाँ पे हम टाइम डिनोट कर रहे हैं 1 2, ये सेकंड में है मान लेते हैं, और ये मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में ले रहे हैं। तो मान लेते हैं 1 सेकंड में जो आपका डिस्प्लेसमेंट था 5 था, 2 सेकंड में हो गया ये 10, 3 सेकंड में हो गया 15। और आप क्या करते हो, 0 सेकंड पे 0 था तो आप क्या करते हो, उनको कंबाइन कर देते हो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हो और एक ग्राफ प्लॉट करते हो। अब ये जो ग्राफ है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बहुत सिंपल सा आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको वेलोसिटी पूछा जाता है कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, तो आप कहते हो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बहुत आसान सी चीज हो गई। अब यहीं पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे, कि यहां पे डेरिवेटिव्स यूज होता कब है और क्यों करना है। बिना डेरिवेटिव्स के क्यों आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो हम समझेंगे। तो देखिए ये तो एक बहुत सिंपल सा ग्राफ है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो आप किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मान लेते हैं आपको 3 सेकंड्स पे देखना है। तो 3 सेकंड्स पे देखिए, अगर आप टाइम 3 सेकंड्स लेते हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें 15। तो डिस्प्लेसमेंट 15 हो गया, और टाइम कितना है, 3 सेकंड है। तो अगर आप ये बात करें तो ये 3 सेकंड का टाइम ये है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये टाइम 3 सेकंड का ये हो गया एक्स एक्सिस पे, और डिस्प्लेसमेंट कौन है, वाई एक्सिस पे। आप ये कह सकते हो अगर ये जो कर्व है ये थीटा एंगल प्लॉट कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो आप ये कह सकते हो कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, ये 3y कोऑर्डिनेट हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट जो हो गया ये है आपका ये y कोऑर्डिनेट, सॉरी ये y कोऑर्डिनेट इसका 15 हो गया, और जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि 3, 15/3 आप लिख सकते हो। तो आपको पता है ये एक राइट एंगल है, और अगर आप इस एंगल को थीटा कहते हो तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 15/3। और इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। ये क्या हो गया, इस लाइन का एक स्लोप हो गया। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि कोई भी कर्व हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे देखिए ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस लाइन का, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये लाइन को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ भी जा रही है, यानी कि वर्टिकली भी ट्रेवल कर रही है, और हॉरिजॉन्टली भी जा रही है, यानी कि आगे की तरफ भी जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका
करेक्ट। यहाँ पे देखिए 3 और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हो उसके 15, तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए y बाई एक्स, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो स्लोप ऑफ द कर्व। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के स्लोप की बात करें तो वो कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बताता है आपको, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। मतलब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, किसके बीच में प्लॉट करते हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बताएगा आपको वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अब अगर आप इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहेगा। अगर आप 4 पे देखोगे तो 20 हो जाएगा, तो 20/4 यानी कि जो 15/3 आया था 5, तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट आएगी। लेकिन अब यहीं पे एक ट्विस्ट आता है जिसके लिए आपको डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट आता है कुछ इस तरीके से, अगर ये कर्व जो है वो इस तरीके से ना होके कुछ इस तरीके से हुआ तो आप क्या करोगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस कर्व को देखोगे तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका जो स्लोप होता है, देखिए स्लोप क्या होता है, जो टेंजेंशियली होता है हर पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि जो स्लोप है इस कर्व का वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, और यहीं पे रोल आता है डेरिवेटिव्स का। ध्यान से समझिए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार रिवाइंड करके भी वीडियो को बार बार देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो स्लोप है इस कर्व का वो आपको बताएगा वेलोसिटी, लेकिन हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए स्लोप कम था, यहाँ पे स्लोप थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे स्लोप बहुत ही ज़्यादा हो गया। यानी कि इस कर्व की अगर हम बात करें तो इस कर्व में जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट्स के लिए। तो अब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे यूज होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का। अब मैं आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव्स बताऊंगा। जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे तो मैथ्स में हम एक एक फॉर्मूला को प्रूव करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो हम एक एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, तो जो हमारे पास पूरी की पूरी कैलकुलस है उसके जो फॉर्मूले हैं उनको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम फॉर्मूलों को डिराइव नहीं करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना है तो डिफरेंट फॉर्मूला का डेरिवेशन आप अलग वीडियो में देख सकते हो, उसके लिए मैं मैथ्स से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप देख सकते हो जब हम बात करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में समझोगे तो उसके लिए फिर आपको लिमिट्स को डिटेल में समझना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं हर एक डेरिवेटिव को। तो उसके लिए एक मेथड होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डेरिवेशंस होते हैं, तो आप इजीली उनको डिराइव भी कर सकते हो जितने भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स में आप केवल उनको अप्लाई करते हो तो हम जस्ट फॉर्मूला पढ़ लेंगे, हम उनको डिराइव नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझिए। तो हम क्या करेंगे फिर इस केस में, हम एक काम करेंगे, हम ये जो कर्व है किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, इस कर्व को एक बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे। आप इसको एक काम कीजिए, इसको बहुत जूम करके देखोगे, और इतना जूम करके देखोगे, इतना जूम करके देखोगे कि हर पॉइंट पे आपको ये कर्व ना होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लग जाए। जैसे आपको पता है अर्थ जो है, अर्थ हमारी क्या है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, लेकिन आपको अर्थ स्फेरिकल नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो साइज है वो इतना ज्यादा है कि आप अगर देखोगे तो आपको लगभग फ्लैट दिखती है। उसका रीजन क्या है, अर्थ का बहुत बड़ा साइज। तो मैंने वही चीज कही आपको कि अगर आप इस कर्व को भी जूम करोगे, आप इसको एनलार्ज करोगे, बड़ा करोगे और माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आप उसको इतना जूम करोगे कि हर पॉइंट, यानी कि जो आपको कर्व दिख रहा है वो आपको इतना छोटा सा पार्ट हम उसका ले लेंगे कि वो आपको एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखे। अब स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। तो मान लेते हैं ये कर्व है, हम क्या करेंगे, इस कर्व में किसी भी तरीके का कर्व है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कर्व वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ इस तरीके का भी कर्व हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, बहुत छोटा सा हम पार्ट ले लेंगे उसका। मान लेते हैं ये है, इधर हम x ले लेते हैं और इधर हम y ले लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम था तो यहाँ पे आप टाइम ले सकते हो और इधर आप
डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते हो, जैसे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर आप पता करना चाह रहे हो तो इधर आप वेलोसिटी ले सकते हो, इधर आप टाइम ले सकते हो। डिपेंड करता है कि किस चीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो। मैं जनरल दो वेरिएबल ले लेता हूँ, y और x। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, छोटा सा पार्ट लिया। अब ये पार्ट स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको यहां पे बताने के लिए कह रहा हूं, हम इससे भी छोटा पार्ट लेंगे और ये पार्ट की जो डिस्टेंस है, ये पार्ट का जो थिकनेस है, विड्थ है, इसको हम ले लेंगे dx। कितना ले लेंगे, dx। इसकी विड्थ कितनी है, dx। और यहां पे ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, दैट इज dy, उसको हम मान लेते हैं dy। आप चाहो तो इसको डेल्टा x ले लो और या फिर इसको डेल्टा y ले लो, करेक्ट। अब ये डेल्टा x और डेल्टा y, अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहोगे तो मैंने क्या कहा था, स्लोप क्या होता है, स्लोप ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। आपको ये दिख नहीं रही है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिया है, हम इसको और छोटा पार्ट लेंगे। हम इतना छोटा पार्ट लेंगे क्योंकि वो आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा, तो बोर्ड पे मैंने एक ऐसा पार्ट बनाया जो आपके लिए विजिबल हो। तो याद रखिए dx, डेल्टा x जो है वो हम बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं उसको लिमिट की टर्म्स में कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यही तो स्लोप होगा। और अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे s लिख दूंगा और यहाँ पे t लिख दूंगा। तो डेल्टा x की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा t, और ये डेल्टा y की जगह पे क्या हो जाएगा, डेल्टा s, या आप इसको डेल्टा x भी लिख सकते हो। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, या डेल्टा x भी लिख सकते हो आप इसको, कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लेते हैं x था, तो यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। अब आपका सब कुछ तो ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि डेल्टा x, मैंने बोला था ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा t है, और इस ग्राफ में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा x है। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t जो है वो वेलोसिटी हो गई। लेकिन ये जो मैंने आगे की टर्म लिखी है ना, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यही आपकी डेरिवेटिव में काम आती है। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, इसको आप इतना एनलार्ज करोगे, इतना जूम करोगे, इतना जूम करोगे कि डेल्टा t वाला पार्ट है, यहां पे तो मैं फिगर बना रहा हूं इसका, तो यहां पे मैं इतना बड़ा मुझे बनाना ही पड़ेगा कि आपको दिखाई दे। अदरवाइज डेल्टा t इतना छोटा है कि वो ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0, यानी कि आपने इस पूरे कर्व को छोटे 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 डेल्टा t थिकनेस के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेल्टा t लेंथ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और डेल्टा t ऑलमोस्ट कितना है, वो ऑलमोस्ट 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, लगभग लगभग 0 है, क्योंकि अगर ये 0 एग्जैक्ट 0 हो गया तो फिर तो वेलोसिटी का कोई मीनिंग ही नहीं रह पाएगा। तो ऑलमोस्ट 0 है, तो मैं क्या करता हूं, उस पूरे कर्व को क्या करता हूं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कितने छोटे छोटे पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, और हर पार्ट की जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 0 होती है, एग्जैक्ट 0 नहीं होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है। और उससे मेरा फायदा क्या होता है, उससे मेरा फायदा ये होता है कि जो कर्व होता है, जहां पे कि आपको कर्व दिख रहा है, अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स इस कर्व के लूं तो मुझे कर्व जैसे नहीं दिखेंगे, वो मुझे कैसे दिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेंगे। और जब स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप तो पता ही है कैसे करते हैं हम लोग, दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ, जो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस, वही तो आपका स्लोप हो गया। स्लोप का मतलब क्या होगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। लेकिन वो किस चीज के लिए है, वो एक स्ट्रेट लाइन के लिए है, क्योंकि अगर एक कर्व लाइन है तो कर्व लाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन ना हो, इस तरीके से ना हो कि उसका स्लोप हर जगह पे एक हो, तब तक आप स्लोप नहीं ले सकते हो। तो हमने इसी वजह से क्या किया, इसको बहुत ज्यादा एनलार्ज किया और इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यू कैन से v इक्वल टू dx बाई dt। यही आपकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शायद आपने पढ़ी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी। अब अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है कि मान लेते हैं, देखिए ये है, आपने 0 से शुरू किया और आपने मान लेते हैं आपने दौड़ना शुरू किया, 0 से शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी चलाना शुरू किया, 4-5 सेकंड तक, 4 सेकंड तक आते आते आपकी स्पीड बहुत ज्यादा पहुंच गई, मान लेते हैं 25 कुछ पहुंच गए, करेक्ट। तो क्या आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, बिल्कुल नहीं चल रहे थे, आपकी स्पीड चेंज हो रही थी।
अब अगर 0 से लेके 4 सेकंड तक की बात करें तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मान लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई है। तो 0 से लेके 4 सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंचे, तो क्या हर टाइम पे जो आपकी स्पीड थी या हर टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो सेम थी? वो नहीं सेम थी, क्योंकि वो हर पॉइंट पे धीरे 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 इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए ये जो कर्व आता है उसका जो स्लोप होता है, क्योंकि इस कर्व का स्लोप आपको क्या बताता है? इस कर्व का स्लोप बताता है आपको वेलोसिटी। तो इस कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग थी आपकी। और ऐसे में अगर मैं आपको वेलोसिटी पूछूं तो आप वेलोसिटी नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी वेलोसिटी अलग है। तो जिस इंस्टेंट पे, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछा गया आपको कि बताओ भाई कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी, तो आप फिर उस 2 सेकंड पे जो उस कर्व का जो स्लोप आएगा उसको चेक करोगे कि इस 2 सेकंड पे इस कर्व का स्लोप इतना है, तो इसीलिए 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी इतनी होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि बहुत छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। कितने के लिए? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। क्योंकि देखिए वेलोसिटी के लिए आपको टाइम इंटरवल होना जरूरी है। आपने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब टाइम आपको बोला मैंने एट 3 सेकंड, इन 3 सेकंड नहीं बोला, एट 3 सेकंड बोला। अगर मैं एट 3 सेकंड बोलूं तो एट 3 सेकंड कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि यहां पे टाइम इंटरवल नहीं है। यहां पे एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम चाहिए कि हाँ इतने से लेके इतने तक, और वो टाइम हम कितना लेते हैं? डेल्टा टी। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम यूज करते हैं कैलकुलस को। तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि आप कैलकुलस क्यों यूज करते हो। कैलकुलस आप इसलिए यूज करते हैं कि जब आप 2 पॉइंट्स के बीच में या 2 अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो एक क्वांटिटी मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट होगी, दूसरा टाइम हो गई। इसका जो स्लोप आपको देता है वो देता है वेलोसिटी। जब आप स्लोप पता करते रहे होते हो, तो अगर ये स्लोप जो है यानी कि ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं प्लॉट होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप पता करना पड़ेगा। स्लोप जनरली जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इसका स्लोप माना जाता है। तो आपको क्या बोला जा रहा है? हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अलग अलग स्लोप मिलेगा, और वही स्लोप क्या बताएगा आपको? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बताएगा, वेलोसिटी। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की क्वांटिटी चाहिए होती है तो आपको डेरिवेटिव पता करना होता है। लेकिन अगेन अगर ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको डेरिवेटिव की कोई जरूरत ही नहीं, आप सीधा डिवाइड कर लो, यानी कि v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अगेन मैंने क्या बोला? यहाँ पे एक कर्व है, तो ये फिर इतना सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे चीजें चेंज होगी। जो स्लोप होगा वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो ये जो केस है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये उसके लिए सही है जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट आ रही है। लेकिन हर एक टाइम पे अगर अलग अलग वेलोसिटी है देन इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस फॉर्मूला। वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले को यूज कर नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स का यूज करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव्स का? प्रैक्टिकल मीनिंग कुछ नहीं होता, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि या चेंज इन पोजीशन आप बोल सकते हो। तो चेंज इन इट्स पोजीशन अपॉन डेल्टा टी क्या है? टाइम टेकन, यानी कि टाइम चेंज हुआ, 1 सेकंड से 2 सेकंड पहुंचा होगा या कुछ सेकंड से कुछ सेकंड पहुंचा होगा, और उसकी वजह से आपका जो पोजीशन है वो चेंज होगी, तभी तो वेलोसिटी होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है ये चेंज हो रही है। कब चेंज हो रही है? जो क्वांटिटी x एक्सिस पे है। तो चेंज इन द क्वांटिटी एट y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द क्वांटिटी एट x एक्सिस, उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी एट y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। यानी कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर चेंज इन द वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है,
या वेलोसिटी आप कहते हो dx by dt। तो ये dx by dt क्या है? दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरीके से आप एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पढ़ते हो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि dv by dt। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसको अगर आप चेंज कर रहे हो दूसरे क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में, तो चेंज कितना होता है वही उसका डेरिवेटिव है। अगर यहां पे मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या देगा? वो देगा आपको वेलोसिटी। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वो होता है एक्सेलरेशन। क्यों? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आपको वही समझना है कि अगर मैं एक क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, तो वो हमको कौन सी क्वांटिटी देगा। तो अगर वो नॉन क्वांटिटी है तो आपको हेल्प मिल जाती है, तो डेरिवेटिव की हेल्प से आप उन क्वांटिटीज को पता कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे वेलोसिटी पता कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन पता कर सकते हो। आगे चल के भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो, करेक्ट। तो ये क्या है? जैसे आप पावर पढ़ने वाले हो तो P पावर आपने पढ़ा है, पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अगेन वही चीज है, अगर पावर कांस्टेंट नहीं है, ये तो तभी होगा ना जब पावर कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस चले जा रहा है। लेकिन अगर आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्क कर रहे हो तो फिर ये जो ग्राफ है स्ट्रेट नहीं बनेगा। तो वहां पे फिर पावर को आप क्या पढ़ोगे? पावर को dw बाई dt, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? एक क्वांटिटी को चेंज देखते हो कि एक क्वांटिटी कितना चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है डेरिवेटिव्स का, दैट इज द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, वही डेरिवेटिव होता है। और जहां पे भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, वहां पे आप डेरिवेटिव्स का यूज करते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेरिवेटिव्स का एक्चुअल मीनिंग हुआ क्या। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं, हो सकता है टाइम डिपेंडेंट हो या किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। तो अब हम डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को भी समझते हैं कि डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो अगर आपके पास एक क्वांटिटी है x रेज़्ड पावर n, अगर आप इसको डेरिवेटिव कर रहे हो, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? d बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला था? ये क्वांटिटी मान लेते हैं y है और ये y है और x है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स लिखते हैं। dy का मतलब क्या है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, तो dy की जगह पे क्या है? यहाँ पे x रेज़्ड पावर n है। तो x रेज़्ड पावर n की जो वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होती है, ये पूरा मैं अलग वीडियो में, जो मैथ्स का वीडियो होगा, क्योंकि मैथ्स में उसके लिए पहले आपको लिमिट समझना पड़ेगा, तब जाके हम डेरिवेटिव्स को समझ पाते हैं। तो ये हो जाता है n x रेज़्ड पावर n माइनस 1। उसी तरीके से डेरिवेटिव जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, अगर x की जगह x रेज़्ड टू पावर n या y की जगह पे मैं साइन थीटा ले लेता हूँ या साइन x ले लेता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू कॉस x। ये चीज ध्यान रखिए, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ cos x वो होता है माइनस साइन x। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका? tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो डेरिवेटिव होता है cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। उसके अलावा और भी होते हैं d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो sec x का होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है दैट इज sec x tan x। ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ cosec x वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। और लास्ट है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ cot x, एक ही बच गया, तो cot x का क्या हो जाएगा? माइनस, अच्छा वो हम पहले कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके पास डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आ गए। उसके अलावा एक और होता है डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज 1 बाई x। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन दी एंड आपको एक चीज समझना जरूरी है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। डेरिवेटिव का मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता है। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है,
तो टाइम की रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है या पोजीशन क्या चेंज हो रही है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो किसके इक्वल होता है, वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यानी कि अगर मैं एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करता हूं दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तो मुझे कोई तीसरी क्वांटिटी मिलती है, दैट इज वेलोसिटी। करेक्ट। उसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आप क्या कहते हो, उसकी डेफिनेशन ही है दैट इज एक्सेलरेशन। तो वो क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो वो बात अलग है कि आपको एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब आप दूसरी क्वांटिटी को डेरिवेटिव करते हो तो आपको कोई तीसरी क्वांटिटी मिल जाती है। हमेशा जरूरी नहीं है मिले, लेकिन जब मिलती है तो आप उसको यूज कर लेते हो। और इसको यूज क्यों करना है, जब आप ये कहोगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है अलग अलग क्वांटिटीज के लिए, जब मेरे पास वेलोसिटी के लिए बचपन से एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन के लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी उससे फॉर्मूला है, तो जब मेरे पास सारे फॉर्मूला हैं तो मुझे यूज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो यूज करने के लिए मैंने आपको बताया कि यूज आपको करना ही पड़ेगा अगर वो क्वांटिटी सेम नहीं रहती है, क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं तो हो सकता है एक्सेलरेशन सेम ना हो। तो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दे दिया कि उससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लेते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बोल दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, जो एक्स है, एक्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, जैसे मैंने एक्स और टी के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, तो एक्स इक्वल टू ये कहता है कि ये होता है 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ये है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब आपको बोला जा रहा है, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अब आपको इससे बोला जा रहा है कि आप ये पता कीजिए कि जो वेलोसिटी है एट किस टाइम पे, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैं एक ग्राफ यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, वेलोसिटी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इक्वल टू मैंने आपको बोला dx बाय dt, और यू कैन से v इक्वल टू dx। अगर आप x की वैल्यू पहले ही पुट कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, वैल्यूज हम हमेशा बाद में पुट करते हैं। तो पहले v इक्वल टू d बाई डी टी एक्स, एक्स कितना है, x की वैल्यू है 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t प्लस 1। अब ध्यान से समझिए, यहां पे हमारे लिए बहुत आसान है, यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ t रेज टू पावर n यानी कि x रेज पावर n, यहां पे x की जगह पे t है, ये चीज ध्यान रखिए। तो t यहां पे क्या है, 2t क्यूब था, यहां पे 2t स्क्वायर था, 5t क्यूब और 2t स्क्वायर। अब आपको डेरिवेटिव भी सीखना है कि हम डेरिवेटिव्स करते कैसे। तो देखिए v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी टी। अब कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा। और t क्यूब का करेंगे तो आपने पढ़ा था x रेस्ट पावर n, यहाँ पे पावर n की जगह पे क्या है, 3 है, x की जगह पे तो t है, तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाता है यानी कि 3 आगे आ जाएगा। t की पावर 3 का कर रहे हैं हम लोग, और x रेस्ट पावर यानी कि t रेस्ट पावर क्या होता है, एक कम हो जाती है, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से समझिए इसको, मैंने क्या कहा, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को आप, क्योंकि तो उसको तो चेंज होना नहीं है तो उसने कांस्टेंट ही रहना है हमेशा, तो 5 को आप बाहर लिख सकते हो उसके। और t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, क्योंकि t रेस्ट पावर n यानी कि x रेस्ट पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टी रेस्ट पावर 3 माइनस 2, करेक्ट। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस सेम 2t का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर, अगेन 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, इसको एक बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है, 2 को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्योंकि n एक्स रेस्ट पावर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू टी रेस्ट पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 टी की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 3 को हम बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखो टी की पावर 1 है, तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 यानी कि टी की पावर तो 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो इसका मतलब केवल 3 ही आएगा। और 1 का एक्स डिफरेंशिएशन, अब एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो अगर आप, मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। खैर इसको मैं यहीं पे प्रूव कर लेता हूं। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को आप एक्स रेस्ट पावर 0 लिख सकते हो, करेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो वहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो अगर वेरिएबल की पावर 0 है, एक्स रेस्ट पावर 0 है, तो 0 इंटू एक्स रेस्ट पावर 0 माइनस 1,
करेक्ट। तो जीरो आ रहा है ना यहाँ पे, तो जीरो आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इसीलिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कितना आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है 15t² प्लस 2 × 2 4t प्लस 3। और आपको बोला है कि वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, एट t = 5 सेकेंड। तो दैट विल बी इक्वल टू 15। अब यहां पे आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए, टाइम की वैल्यू पुट कीजिए। तो t² यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 × 5 प्लस 3। अब ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये मीटर में दिया हुआ है और टाइम है आपके पास सेकंड में। तो मुझे जरा आंसर बताइए कि वेलोसिटी कितनी आ रही है यहां से। तो आपको 5 सेकंड पे वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब आपको एक्सेलरेशन पता करना है एट t = 5 सेकंड पे ही। तो अब आप बोलोगे वेलोसिटी तो पता चल गई, एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि एक्सेलरेशन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, आपको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी तो पता चली 5 सेकंड पे, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नहीं पता चल रही है ना। तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a = dv/dt। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ कितना आया था ये 15t², वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, प्लस 4t प्लस 3। यानी कि ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है ये हर टाइम के लिए है। इसमें टाइम की आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ कि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हर सेकंड पे आपको वेलोसिटी पता चलती जाएगी। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन के लिए भी हम करेंगे। तो मैं फिलहाल इसके हटा देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सेम वही 15 कांस्टेंट है, t²। तो t² कितना हो जाएगा, t² का क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी किया था, 15 कांस्टेंट है, t² का हो जाता है 2t, 2 × t⁻² प्लस 4 × t की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 × t⁻1 यानी कि t⁻0 हो गया। तो केवल 4 बचा, इंटू 1 बचा हमारे पास, और प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला अभी आपको, ये 0 आता है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आ गया 30t + 4। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा एट 5 सेकेंड्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे पता चलेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, a = एक्सेलरेशन एट t = 5 सेकेंड। तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 × 5। अब टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जो 30t + 4 आया, जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा ऑब्वियसली, तो ये जो 30t + 4 आया है ना आपके पास, ये क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन है। इसमें आप अगर टाइम की वैल्यू पुट करते जाओगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी पुट करते जाओगे, आपको एक्सेलरेशन की वो वैल्यू उस टाइम पे मिलती रहेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्यों यूज करते हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स। एक और चीज आपको समझनी है कि अगर दो अलग अलग वेराइटीज होती हैं, दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, यानी कि एक क्वांटिटी हो गई हमारे पास u और दूसरी क्वांटिटी हो गई v। तो अगर आप, ये फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, d/dx किसका कर रहे हो, u और v का कर रहे हो, u × v का कर रहे हो एक साथ, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों क्वांटिटीज। तो वो क्या हो जाता है, वो होता है कुछ इस तरीके से, सेकंड क्वांटिटी रहेगी एज इट इज इंटू du/dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज dv/dx। तो अगर ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो अगर u और v वेरिएबल हैं, अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर तो बहुत सिंपल सा हो जाता है, वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अगर u क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो u देखिए बाहर आ गया, dv/dx बचेगा, क्योंकि du/dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वैल्यू ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो u की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं कभी, तो चेंज इन वैल्यू क्या होगी उसकी, 0। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसका, 0। तो उसी तरीके से dv/dx, अगर आपके पास u/v का डेरिवेटिव कर रहे हो, आप किसका कर रहे हो, u/v का, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, सेकंड सेम du/dx माइनस u dv/dx बाय v², यानी कि सेकंड क्वांटिटी सेम रहेगी, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट क्वांटिटी सेम रहेगी, सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी, यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर। तो देखिए क्या बोला, सेकंड क्वांटिटी यानी कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस
न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रल्स के बारे में कि हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।